अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हुक्स लॉ ये टॉपिक पढ़ेंगे। हुक्स लॉ को डिफ़ाइन करेंगे। एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आना है और एक इलास्टिक लिमिट को डिफ़ाइन करेंगे। व्हाट इज़ इलास्टिक लिमिट। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं इम्पोर्टेंट, इनको डिफ़ाइन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। हुक्स लॉ इसको भी डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले हुक साइंटिस्ट का नेम है। जिस तरह न्यूटन्स लॉज पढ़ चुके हैं, जिस तरह आर्किमिडस प्रिंसिपल पढ़ा है, आर्किमिडस साइंटिस्ट का नेम था। जिस तरह पास्कल्स लॉ पढ़ा है, पास्कल साइंटिस्ट का नेम था। इसी तरह हुक्स लॉ, हुक साइंटिस्ट का नेम था। इसने क्या डिस्कवरी दी, आज इस वीडियो में अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को, इस लॉ को समझने से पहले इस फिगर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिगर को हम अंडरस्टैंड करते हैं। फिगर में एक आयरन स्टैंड लिया है। आयरन स्टैंड के एक एंड पे हमने स्प्रिंग जो है उसको सस्पेंड करवा दिया है। स्प्रिंग के दूसरे एंड पे वेट्स, एक ऑब्जेक्ट वेट्स हमने अटैच किए हैं कुछ। ये पॉइंटर है। स्प्रिंग, इस स्प्रिंग के साथ पॉइंटर अटैच किया और एक हमने स्केल इस तरह वर्टिकल लगाया हुआ है। क्या होगा, वेट्स जब हैंग करेंगे इस स्प्रिंग के साथ, वेट्स हैंग करने से ये स्प्रिंग में खिंचाव आएगा, स्प्रिंग नीचे को एक्सपेंड होगा। मतलब वेट हमें पता है एक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हुए हैं चैप्टर 3 में। जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, फोर्स लगाई जाए, और हमें पता है कि फोर्स आती है स्ट्रेस में। इसके फार्मूला में, इसका फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। मतलब हमने स्ट्रेस लगाई स्प्रिंग के ऊपर, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई। इस स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज कर गई, चेंज आ गई लेंथ में, यानी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई। तो फिर हमने जनरली कह दिया स्ट्रेस किसी बॉडी के ऊपर लगाएं तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है। और ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई है, जितनी जितने वेट्स ज़्यादा रखते जाएंगे, पहले 2 किलो रखे, फिर 4 किलो, फिर 5 किलो, जितने ज़्यादा वेट्स रखेंगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रेस यानी लगाएंगे। तो फिर जितनी ज़्यादा स्ट्रेस होगी उतनी इस स्प्रिंग की लेंथ भी ज़्यादा चेंज होगी, यानी स्प्रिंग की स्ट्रेन, इस स्प्रिंग में स्ट्रेन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो फिर हमने जनरली कह दिया स्ट्रेस को इंक्रीज करने से स्ट्रेन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेस को इंक्रीज करने से, फोर्स इंक्रीज करने से लेंथ ज़्यादा चेंज हो रही है, यानी स्ट्रेन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो यही हुक्स लॉ है, स्ट्रेस को इंक्रीज करने से स्ट्रेन भी इंक्रीज होती है। बेसिकली हुक्स लॉ की डिफाइन फिर पढ़ लेते हैं। यही हो जाएगी, the strain produced in a body by the stress, the strain produced in a body by the stress applied to it is directly proportional to the stress within the elastic limit of the body। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इतनी स्ट्रेस लगानी है एक इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए, कि इतनी लिमिट के अंदर रहना कि ये स्प्रिंग टूटे ना। अगर स्प्रिंग टूट जाएगा फिर हुक्स लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो फिर हुक्स लॉ होल्ड कब करेगा, जब हम एक इलास्टिक लिमिट के अंदर रहेंगे। विद इन इलास्टिक लिमिट, एक इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए इतनी स्ट्रेस लगानी है कि स्ट्रेन भी इंक्रीज हो और स्ट्रेस के इंक्रीज करने से स्ट्रेन भी इंक्रीज हो, लेकिन एक इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। डेफिनेशन से ही ये मैथमेटिकल फार्मूला बन जाएगा। डिफाइन इसकी हमने ये पढ़ी है कि स्ट्रेन जो है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेस के। ठीक है, अब स्ट्रेस को इधर लिख लिया, स्ट्रेन को इधर लिख लिया, इधर पहुंच गए। फिर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएं, इक्वल का साइन आता है और साथ कांस्टेंट लिखते हैं। जिस तरह हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन लिखा था। फिर इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में प्रोपोर्शनल का साइन हटाया था, के लिखा था। इधर भी प्रोपोर्शनल का साइन जब रिमूव करेंगे इक्वल का साइन आएगा, साथ हमने कांस्टेंट यूज़ कर दिया।
कांस्टेंट इधर ही रह गया, स्ट्रेन मल्टीप्लाई हो रही है इधर जाकर डिवाइड, तो ये हुक्स लॉ का फार्मूला बन जाएगा। जिस तरह न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, और हुक्स लॉ का ये फार्मूला बन जाएगा स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इधर ओनली कांस्टेंट ही लिखा हुआ है 9th क्लास में। सेकंड ईयर में इस कांस्टेंट को उधर कह देंगे इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है, इधर भी आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में यंग्स मॉडुलस पढ़ेंगे, इस कांस्टेंट को किसका नेम दिया, फिर इलास्टिक मॉडुलस का। तो ये था हुक्स लॉ। बेसिकली हुक्स लॉ बस इतना ही याद रख लें शॉर्ट फॉर्म में कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, बस इतना याद रख लें। नेक्स्ट इलास्टिक लिमिट को डिफाइन कर लेते हैं, फिर ये पैराग्राफ MCQs हैं, फिर इसको रीड करेंगे। इलास्टिक लिमिट की डिफाइन इधर से शुरू हो गई है। It is a limit within which a body recovers its original length, volume or shape after the deforming force is removed. इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जब बॉडी दोबारा अपनी ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम और शेप को रिकवर कर ले, फिर उसको क्या कहेंगे हम, इलास्टिक लिमिट। मतलब स्प्रिंग के ऊपर इतनी स्ट्रेस अप्लाई की, स्प्रिंग की लेंथ भी साथ साथ चेंज होती गई, लेकिन जैसे ही डिफार्मिंग फोर्स, जैसे ही हमने स्ट्रेस को, डिफार्मिंग फोर्स को रिमूव किया, छोड़ा, वेट्स को कम करेंगे, जब स्प्रिंग दोबारा अपनी इनिशियल स्टेट को रिकवर कर लेगा, तो फिर इसको हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट। अगर हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएं फिर क्या होगा, फिर अगर हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर, यानी एक लिमिट रख दी हुई है कि वेट्स हम हैंग करवा सकते हैं स्प्रिंग के साथ 5 किलोग्राम तक ही। अगर 6 किलोग्राम तक करवाएंगे तो ये स्प्रिंग टूट जाएगा, क्योंकि इसकी लिमिट हमने 5 किलोग्राम तक रखी हुई है। अगर 6 किलोग्राम तक रखेंगे तो ये स्प्रिंग टूट जाएगा, या ये जो क्लैंप की हुक है ये टूट जाएगी। तो फिर इलास्टिक लिमिट को हमने डिफाइन कर दिया। अगर इस लिमिट को क्रॉस करें फिर क्या होगा, फिर बॉडी दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन को अटेन नहीं करेगी, फिर वो तो टूट जाएगी। व्हेन आ स्ट्रेस क्रॉसेस दिस लिमिट, जब स्ट्रेस यानी इतनी ज़्यादा फोर्स लगाएं कि लिमिट को क्रॉस कर दें आप, अ बॉडी इज़ परमानेंटली डिफॉर्म्ड, बॉडी डिफॉर्म्ड हो जाती है, बॉडी दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे नहीं आती, एंड इज़ अनएबल टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर द स्ट्रेस इज़ रिमूव्ड। तो इस सेंटेंस को समझने के लिए एक हमने ग्राफ बनाया है। ग्राफ में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सटेंशन, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने एक्सटेंशन ली है कि स्प्रिंग में कितनी एक्सटेंशन आई है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने फोर्स ली है, कितनी फोर्स लगा रहे थे हम इसके ऊपर। तो देखें ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मीनिंग है जितनी फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, ज़्यादा लगा रहे हैं, उसके साथ साथ एक्सटेंशन भी बढ़ती जा रही है। जाहिर है जब फोर्स ज़्यादा लगाते जाएंगे एक्सटेंशन भी ज़्यादा होती जाएगी इस स्प्रिंग में, और इधर इलास्टिक लिमिट है, यानी इधर तक ही ये स्प्रिंग एक्सपैंड होगा। अगर आगे स्प्रिंग एक्सपैंड होगा तो फिर टूटने की कंडीशन में आ जाएगा, फिर ब्रेकिंग पॉइंट की कंडीशन में आ जाएगा। तो हम देखें ध्यान से, तो ग्राफ इधर तक ठीक है, आगे ग्राफ भी जो है ये स्ट्रेट नहीं रहा बल्कि ये टेढ़ा हो गया हुआ है, थोड़ा सा देखें इस तरह हो गया हुआ है कि अब टूटने वाली कंडीशन में ही है अब, क्योंकि इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया है। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े हैं, हुक्स लॉ को डिफाइन किया और इलास्टिक लिमिट को डिफाइन किया। अब ये MCQ पढ़ लेते हैं। हुक्स लॉ एप्लीकेबल है ऑल काइंड्स ऑफ डिफॉर्मेशन एंड ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, यानी सॉलिड्स के केस में भी एप्लीकेबल है, लिक्विड्स के केस में भी, गैसेस के केस में भी, लेकिन कंडीशन ये है कि लिमिट के अंदर अंदर रहते हुए काम करना है सारा। तो ये था हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।